So, welcome back for this final part. We will complete this course, which was target for the 200 minutes. It will be approximately 200 minutes. 200 मिनट में जहाँ तक है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट बुक और सेकंड बुक हम कवर कर चुके हैं. थर्ड बुक की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है. इस बुक के अंदर 20 मार्क्स की वेटेज है. पूरा हम यहाँ कवर नहीं करने वाले हैं बिकॉज 20 मार्क्स के पीछे हम नहीं जा रहे हैं. हमारा फोकस यहाँ पे है जो इजी मार्क्स हमारे यहाँ से आ सकते हैं हम उनको कैटर कर लें. ठीक है, हाँ जी. सबसे पहले कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये दो स्टेटमेंट्स आपके सामने आते हैं. ठीक है, तो कंपैरेटिव को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा इजी है. ठीक है, ये आपके सामने एक पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीटली दिया हुआ है, डॉलर्स में दिया हुआ है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, रुपीज में कर देते हैं इसको अपन. ठीक है, ये एक बैलेंस शीट दी हुई है, किसकी, अमेजन की, किसी की भी हो सकती है. 17 और 18 का आपको डेटा दिया हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब डेटा देखने को मिलता है, नॉर्मली आप जब इस स्टेटमेंट को बनाएंगे तो प्लीज इस तरीके से नहीं बनाइएगा. आपको बनाना है कैसे, 17, 18. ठीक है, पहले आप अपने प्रीवियस ईयर को रखेंगे, उसके बाद आप अपने करंट ईयर को रखेंगे. होता क्या है सर, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दो ईयर्स को हम यहाँ कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि वैल्यू में कितना चेंज आया है और परसेंटेज में कितना चेंज आया है. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर इस तरीके से शो करने वाला हूँ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. पहले वैल्यू शेयर कैपिटल की 1 लाख थी, अभी भी 1 लाख है. कोई चेंज हुआ है? ऑब्वियसली कुछ नहीं चेंज हुआ है. परसेंटेज में भी कुछ नहीं चेंज हुआ है. पहले रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू 20,000 थी, अब 25,000 हो गई. इसका मतलब इंक्रीज हो गई है, प्लस हो गई है. कितनी? 5,000. परसेंटेज में कितनी प्लस हुई है? ध्यान रखना, परसेंटेज में अगर आपको प्लस करने की बात यहाँ पे आ रही है तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करते हैं. मतलब जो अपना, जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा. ठीक है, तो चेंज कितना आया, वैल्यू कितनी बढ़ी यहाँ पे, तो प्लस हो गया 5,000. तो हमेशा कंपेयर इस फिगर पे करेंगे. तो 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, तो ये आपका 25% यहाँ पे प्लस हुआ है, इंक्रीज हुआ है. क्लियर? तो ये हमेशा रहेगा. आप इसको ये इस तरीके से फॉर्मूला लग सकते हैं, चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, हमेशा यही रखने वाला है. ओके, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले कितनी थी? पहले थी 35, अब हो गई 30, कम हो गई. कितना कम हो गई? 5,000 कम हो गई. देन 5,000 डिवाइडेड बाय 35,000 इंटू 100 आप करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 14% ये आएगा. एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, सिमिलरली ट्रेड पेबल्स, ये बैलेंस शीट मैक्सिममली टाइम आपको गिवन होती है, नहीं तो आपको बैलेंस शीट को लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम आपको डायरेक्ट चीजें गिवन होती हैं, तो आपको सिर्फ पुट करना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट. ठीक है, देन ट्रेड पेबल्स पहले 40 थे, अब कितने हो गए? 45 हो गए. कितना प्लस हो गया? 5,000. तो 5,000 डिवाइड बाय 40,000, 13%. एक्चुअली ये 12.5% आ रहा है, बट राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है. ठीक है, आप एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं. 9,000 से 10,000 हो गया, 1,000 यहाँ पे प्लस हो गया. 1,000 डिवाइडेड बाय 9,000, 11%. इट इज 11.11% आएगा. आप एग्जैक्ट लिख के चलो, ज्यादा बेटर रहेगा. ओके, अकॉर्डिंग नाउ सेम टोटल के अंदर अपन करें यहाँ पे, तो टोटल आपका 2,04,000 से 2,10,000 हो गया. कितना? 6,000 बढ़ा है. इसकी भी परसेंटेज आप यहाँ निकाल देंगे. ओके, देन असेट्स. असेट्स के अंदर हम आए तो पहले 80,000 था, 70,000 हो गया. क्या? फिक्स असेट्स. कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ? 10,000 से डिक्रीज हो गया. तो इसका मतलब 10,000, ये जो वैल्यू आई है कैसे आई है? 10,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 13% आ गया. सिमिलरली 50,000 से 55,000 इंक्रीज हो गया. कितना? 5,000. कितना परसेंट? ऑब्वियसली यहाँ 10%, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल, जो कि पहले 25 था, अब 35, प्लस हो गया. कितना? 10,000. परसेंटेज में 10,000 डिवाइड बाय 25,000, 40%. सिमिलरली इन्वेंट्री पहले 39 थी, नाउ 30, तो 9,000 कम हो गया. परसेंटेज में 9,000 डिवाइड बाय 39,000 इंटू 100, 23%. ये इंक्रीज हो गया, प्लस 10,000 हो गया. कितना बढ़ा? 100%. 10,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100. ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट को बनाना होता है. तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज वेरी इजी. ठीक है, 3 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है तो इट्स वेरी गुड. ठीक है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा इन मार्क्स को लेना. यहाँ हर पॉइंट पे मार्किंग है. ठीक है, जैसे आपने मान लो ये एक सेगमेंट इतना सही कर लिया, बाकी का पूरा गलत हो गया, तो इसके भी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं. ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि इसके मार्क्स हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर आपने ऐसा किया, काफी बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सर मेरा ये वाला पार्ट ठीक था लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई,
ये गलत हो गया और ये सही हो गया, तो नंबर मिलेंगे क्या? जी नहीं, नहीं मिलेंगे। ये पूरा चेक होता है, ठीक है, पूरा चेक होगा कि आपने सब सही किया है। ये वाले फिगर्स तो गिवन ही होंगे ना, तो इन पे मार्क्स वो क्यों देंगे आपको? इस पे देंगे मार्क्स। क्लियर? हाँ जी। नाउ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हम पहले फॉर्मेट देख रहे हैं इसका, क्योंकि इसके फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे अपन सेल भी कहते हैं, ठीक है, इसको एक बार मत देखिए, आप सिर्फ पहले एक बार के लिए देखिए कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के फिगर्स अपने को लेने हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले सेल आती है, फिर उसमें कोई अदर इनकम है तो वो ऐड कर ली, और फिर टोटल रेवेन्यू कर दिया। टोटल रेवेन्यू कर दिया मतलब ये आपका यहाँ पे टोटल हो गया। ठीक है, नाउ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वैसे तो आपको ये डायरेक्टली गिवन होगा, बट फिर भी कोई अगर समझना चाहे निकलता कैसे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इस तरीके से निकलता है आपका रॉ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई आपने स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है, एक्चुअली तीन तरीके के गुड्स होते हैं, तीन भी नहीं, एक्चुअली चार होते हैं अगर आप सिंपली समझो। सबसे पहला तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस जो आधा बना हुआ है, फिनिश गुड्स, और चौथा स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो तीन जो मैंने पहले इनिशियल बोला वो तीन इसके अकॉर्डिंग था जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रखती है। लेकिन ये क्या चीज है, देखो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हो सकता है वो खुद बनाती है सारा गुड्स, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कुछ गुड्स वो खरीदती है और फिर बेचती है, तो वहां वो रॉ मटेरियल नहीं होगा, वो फिनिश गुड्स ही होगा, उस गुड्स को स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, ये वाली एक पॉइंट यहाँ पे आता है। ठीक है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके इसको कैलकुलेट करते हैं, बट आपको इनको कैलकुलेट नहीं करना रहेगा, ये सब चीजें आपको डायरेक्ट गिवन होंगी, तो इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। ये सारे एक्सपेंसेस, सारे कॉस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, आपको यहाँ लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब 3 मार्क में आता है तो इतनी डिटेल में आपसे नहीं चीजें कैलकुलेशन करवाई जाती, आपको डायरेक्टली गिवन होता है। एक क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, उससे और आइडिया लग जाएगा। अब सारे एक्सपेंसेस आपने लिख दिए, उनका टोटल कर लिया, ऊपर अपने रेवेन्यू चेक किया था, और ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए यहाँ पे। ठीक है, टोटल एक्सपेंस हो गए। अब हमारे को करना क्या है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस करना है, मतलब इसमें से इसको लेस करना है, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड देन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमेशा आपको परसेंटेज में गिवन मिलेगा, जैसे 40% है तो वो इसका 40% होगा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, अब आपने जब ये चीजें कैलकुलेट कर ली प्रीवियस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको वो जो हम इससे पहले देख के आ रहे हैं एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, कि बड़ा या कम हुआ उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसकी परसेंटेज, तो ये चीज अपने को बिल्कुल करनी है। ए बी सी, सी कैसे निकला? बी माइनस ए, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, और डी कैसे निकला? वो सी जो ये वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। ठीक है, ये हम पहले भी करके आ रहे हैं, लेकिन इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है राइट साइड में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 30 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस एंड टैक्स रेट, ये चार चीजें दी हुई है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं दिया हुआ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह रहा है 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब आपको ये कंफ्यूज कर रहा है और आपको अलग तरीके से निकालने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, जैसे ही बोल रहा है हम उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो पता है उसे एज इट इज ले लेते हैं। हमें ये पता है 240 है, ये पता है 2 लाख है, तो हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में यहाँ पे लिख दिया प्रीवियस ईयर के अंदर 2 लाख। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, और यहाँ लिख दिया अपन ने 2,40,000। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होना चाहिए? 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब इसका 300%, तो इसका 300% कितना होगा सर? 3 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे आ गया 7,20,000। ठीक है, ऐसे ही इसका 2 लाख का 200%, तो सॉरी मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, ये मैं पहले ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, तो पहले प्रीवियस ईयर का था 2 लाख, 2 लाख का इन्होंने 200% कहा था, तो 2 लाख का 200% मतलब 4 लाख, और ऐसे ही इसका 300% कहा था, तो ये 720। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू आ गई 4 लाख, और यहाँ आ गया 7.2 लाख। ठीक है, अब क्या बोलता है? अदर एक्सपेंसेस, दिस इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारा इतना है, और अदर एक्सपेंसेस जो हैं, जो नेक्स्ट यहाँ बता रहा है, ये इसके कितने परसेंट बोल रहा है? तो प्रीवियस ईयर में इसने बोला था 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000। सिमिलरली 2,40,000 का कितना परसेंट? यहाँ पे उन्होंने 20% बोला, तो 20% मतलब यहाँ हो गया 48,000। क्लियर? अब
टैक्स रेट है, टैक्स रेट को यहाँ दोनों में ही 50% बताया है, लेकिन पहले हमें यहाँ पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। 2 लाख प्लस 20 टोटल एक्सपेंसेस हो गए हमारे 220, ओके। सिमिलरली 240 प्लस 48, तो ये आपका यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हो गए वो कितने हो गए, 2 लाख एंड 88,000, ठीक है। अब आपके पास में क्या क्या है, टोटल रेवेन्यू है, हाँ जी है, टोटल एक्सपेंसेस है, हाँ जी है, उससे हमें क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कितना होगा, यहाँ 4 लाख है, 4 लाख में से कितना लेस करना है, 2 लाख 20, तो ये आ गया 1 लाख 80, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ 7.2 लाख में से 288 लेस करना है, तो ये आ जाता है 432, ओके। अब अपने को जो टैक्स रेट बोली है, उस टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे 50% टैक्स लग जाएगा, कितने का, 90,000 का, तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 90,000। ऐसे ही 432 का कितना लग जाएगा, इसका भी हाफ कर लो सर, 2,16,000, तो बाकी कितना बचेगा, 2,16,000। अब ये तो बन गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन अपने को साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट चेंज भी तो चेक करना पड़ेगा। तो 4 लाख से 720 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 3,20,000 इंक्रीज हो गया। और अब इसको क्या करना है, मुझे कैसे निकालना है, C डिवाइड बाय A, मतलब ये 320 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 80%, ठीक है। ऐसे ही ये 4 लाख से सेम 320 का चेंज हुआ है, ठीक है, ये आ गया 80%। सर पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जी नहीं, जो चीजें मिसिंग है उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 लाख से 240 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 40,000, परसेंटेज में 20%, कैसे आया, 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। सिमिलरली 20,000 से ये कितना हुआ, 48,000, तो ये हो गया 28,000 का इंक्रीज। परसेंटेज में कितना बड़ा सा, 28,000 डिवाइड बाय 20,000, दिस इज 140%, ठीक है। तो जो परसेंटेज जहां आ रही है आपको वो परसेंटेज वहां लिखनी है। ये 220 से 288 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, दिस इज 68,000, परसेंटेज में 68,000 डिवाइड बाय 220 इंटू 100, तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 30.91%, ठीक है। देन 180 से 432 हुआ जो प्रॉफिट आया आपका, तो आपको चेक करना है कितना डिफरेंस आ रहा है, 432 माइनस 180, तो ये आपका आ रहा है 252, ठीक है। और 252 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, सारी परसेंटेज निकालनी है आपको, तो ये 140% आ गया। सिमिलरली ये 90,000 से आपका 2,16,000, तो टैक्सेशन में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो भी आपको दिखाना है, सब कुछ दिखाना है आपको, किसी भी वैल्यू को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 126 प्लस आ रहा है, ऑब्वियसली सारे प्लस हो रहे हैं, ठीक है। 216 और डिवाइड बाय 90 कर लोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 140%, ये भी 140% होगा। और बाई चांस ये भी आप देखोगे 140% ही होने वाला है, क्योंकि 50% टैक्स है, तो 50 यहाँ है, 50 यहाँ है, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है हमारा वो इस तरीके से बनेगा। तो कंपैरेटिव का बैलेंस शीट और कंपैरेटिव का P&L दोनों को आप देख लीजिए, मैक्सिममली आपकी यहाँ पे वर्किंग इससे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, रेशियोज। देखो रेशियोज के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर कौन सा रेशियो करें कौन सा नहीं करें। देखो इट्स इम्पॉसिबल, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता कि आपको सारे रेशियोज बैठा के कराऊं, ठीक है, लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि 4 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, 4 मार्क के लिए आप प्रेफर भी नहीं करोगे, जो सिर्फ पास होने की सोच रहा है वो तो रेशियो को बिल्कुल ये सोच रहा होगा छोड़ के चला जाता हूँ। बट मैं आपको एक सिंपल सजेशन दूंगा कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन नॉर्मली कैसे आता है, 2 मार्क 2 मार्क, दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसमें जब 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है किसी रेशियो से रिलेटेड है, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी एक रेशियो से रिलेटेड है, सिर्फ कोई फॉर्मूला भी लिख दे उस रेशियो का, तो हाफ मार्क्स उसे यहां मिल जाएगा, हाफ मार्क्स उसे यहां मिल जाएगा, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले पे उसे 1 नंबर मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्या एक सिर्फ 1 नंबर के लिए। देखो जब आप कोई फॉर्मूला याद करोगे तो उस सिचुएशन में चांसेस है कि आप उसका अगला हाफ मार्क भी ले लोगे किसी ना किसी तरीके से, स्टेप्स को यूज करते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन करो, लेकिन 4 में से 2 मार्क्स आप ले सकते हो बाय जस्ट लर्निंग सम फॉर्मूला। सारे मत याद करो, पॉसिबल भी नहीं है सारे याद कर पाना, ठीक है। एक बार हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं फॉर्मूलाज को लेके। क्वेश्चन में मैं यहाँ नहीं लेके जाने वाला हूँ क्योंकि 4 मार्क के लिए आप इतना नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियोज आपके पास हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का एक और नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। सिमिलरली लिक्विड रेशियो के और भी नाम है, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1 है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें
वर्किंग कैपिटल जो निकलती है वो निकलती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सिमिलरली लिक्विड रेशियो जो है वो है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है 1:1। लिक्विड एसेट कैसे निकलती है, करंट एसेट में से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस कर दें तो ये आपको मिल सकती है। ओके, सिमिलरली नाउ सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में आता है पहला पहला डेट इक्विटी रेशियो। देखो यहाँ जितने भी फॉर्मूलाज आपको देखने को मिल रहे हैं ना, दीज आर वेरी इजी, ठीक है, पर मैं आपको मीनिंग की तरीके से समझाऊंगा। डेट इक्विटी रेशियो, देखो ये आ गया डेट ऊपर, इक्विटी नीचे। इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप, जो भी हमारे शेयर होल्डर फंड्स में आता है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीजें इसमें आती है। अगर कोई लॉस वगैरह है तो वो लॉसेस लेस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी यहाँ पे सारी चीजें आती हैं। प्लस लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है सर, सारे के सारे जो भी हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं या फिर कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। इसका जो आइडियल रेशियो है वो है 2:1 डेट इक्विटी रेशियो का, ठीक है। तो आप ये स्टेप्स भी फॉलो करेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको कुछ ना मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ना टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ध्यान रखना जब भी आपको टू वर्ड दिख जाए कहीं तो आपका काम उसने और आसान कर दिया है। इसका मतलब हमेशा वो यही कहना चाहता है, टोटल एसेट टू डेट। प्लस एक बात ध्यान रखना, रेशो के चैप्टर में कहीं भी आपको रेशो के नाम में डेट वर्ड मिलता है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेट ही है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत होना, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट ओनली। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट का मतलब है यहाँ पे नॉन करंट एसेट, करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, सारी एसेट्स को जोड़ लो, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो, इस रेशियो को जरा समझ लेना, इसका फॉर्मूला लर्न करने का एक तरीका है। देखो अगर मैं आपको एक सिंपल सी बैलेंस शीट दिखाऊं, कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी होती नहीं है लेकिन समझने में इससे आसान होगा। आपका जो असेट्स होती हैं या तो आपकी नॉन करंट असेट्स होती हैं या आपकी करंट असेट्स होती है। मैं एक बार के लिए सिर्फ ये दो असेट्स को यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड आता है, ठीक है, जो भी आपके पैसा आने वाला है, प्लस उसके बाद आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं और करंट लाइबिलिटीज होती हैं, अगर आप इसको वर्टिकल फॉर्म में देखेंगे तो, ठीक है। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जरा प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर। यहाँ प्रोप्राइटर का फंड कौन सा है, शेयर होल्डर फंड जो है इसको प्रोप्राइटर फंड भी कहते हैं, ये यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको प्रोप्राइटर फंड भी कहा जाता है। तो प्रोप्राइटरी का रेशियो बिजनेस में कितना है ये पूछना चाहता है, तो जितना हमारी टोटल एसेट है उसमें प्रोप्राइटर का रेशियो कितना है, बस यही पूछना चाहता है। तो इसीलिए शेयर होल्डर फंड, ठीक है, या इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये ऐसे बना है कि सर अगर एसेट एक है तो उसमें से जरा बताओ कि 0 पॉइंट समथिंग कितना है प्रोप्राइटर का, है ना, कितना परसेंट प्रोप्राइटर ने पैसा लगा रखा है। हालांकि आंसर परसेंटेज में इसका नहीं आने वाला है, ठीक है। अगला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, डेट सर्विस चार्ज रेशियो भी कहते हैं इसको, इसको छोड़ दो, आपके जो बुक में दिया हुआ है अपन उसी की बात करते हैं। डेट कवरेज रेशियो ये कैसे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। मैं आपको इसको जनरल समझाता हूँ कि जब कोई स्टेटमेंट बनाया जाता है, जैसे हम बात करते हैं सेल में से सारे एक्सपेंसेस हम लेस करते हैं तो आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके बाद इंटरेस्ट लेस होता है, फिर उसके बाद में ये आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, तो फिर उसके बाद टैक्स लेस करते हैं तो ये आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर अपन इसे ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर, इसे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग नहीं है, सेम ही है, ये आफ्टर टैक्स हो गया। ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर आप सिंपल एक चीज समझो, फॉर्मूला यही है आपके सामने है। ये जो प्रॉफिट था ना आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके जस्ट बाद में अपन ने इंटरेस्ट लेस किया था, करेक्ट। यही तो फॉर्मूला है कि देखो इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं उससे जस्ट पहले जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट का कितने टाइम्स है, इसलिए इसका आंसर भी टाइम्स में ही रहेगा, ठीक है। अगर आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मान लो 10 लाख रुपए का है और आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 1 लाख रुपए का, तो आपके पास इंटरेस्ट का 10 टाइम्स पैसा है, यही पूछ रहा है कि इंटरेस्ट की कवरेज कितनी है। ओके, इंटरेस्ट का कवरेज कितना हो सकता है। नाउ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो पहले से ही क्लियर है, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे नीचे आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पे दो तरीके से निकल सकता है, मतलब होता तो सेम ही है लेकिन दो तरीके से निकल सकता है। कैसे, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, मतलब आप दोनों एसेट्स को जोड़ दो और उसमें से करंट लायबिलिटी लेस कर दो, या फिर दूसरा तरीका शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट को जोड़ दो।
ठीक है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें एक मैं नाम और लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड को लॉन्ग टर्म फंड भी कह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड कैसे बोल सकते हैं? देखो, लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड जो मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड ही कहलाते हैं, बट नॉर्मली ये टर्म आता नहीं है यूज, पर फिर भी आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आप इनको यूज कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर एक्टिविटी रेशियो। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन आपको शायद इसमें से मिल सकता है, तो इसका फॉर्मूला जरूर याद करके जाना, फॉर श्योर इसका फॉर्मूला आपको पता हो, नंबर मिलने के चांस हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, पहला पहला रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, यहां आपके सारे आंसर्स इन टाइम्स होने वाले हैं। ठीक है, कितने टाइम्स की कवरेज हो रही है यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे हम कहते हैं वही चीज है। ठीक है, अलग से नहीं है, क्योंकि सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब आपका यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री। पर ये निकलता कैसे है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये ऐसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन निकलता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका एक फॉर्मूला और भी है कि आप सेल में से, या फिर जैसे अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, उसमें से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर लें तो जो निकलेगा वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे पॉसिबिलिटी में रहती हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा या फिर ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इस तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला भी आप आराम से लर्न कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इन दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप जरा सोच के देखो, डेटर बनता है और बीआर बनता है कौन सी सेल से? ये बनते हैं सर जब हम उधार में माल बेचते हैं, क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला क्रेडिट सेल पे डिपेंडेंट है। तो नेट क्रेडिट से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है सर? सेल ही तो होती है। लेकिन नेट क्रेडिट लिखने का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, जो सेल होती है नॉर्मली, एक बार जनरल बात करता हूं मैं, एक सेल होती है, सेल में से अगर मैं लेस कर दूं कैश सेल तो ये बची क्रेडिट सेल, और अगर मैं इसमें से और लेस कर दूं सेल्स रिटर्न तो ये बन जाती है नेट क्रेडिट सेल्स, या फिर सेल की जगह मैं नेट क्या यूज कर सकता हूं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होती है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मली आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अगर गिवन है, दोनों को टोटल करो डिवाइड बाय 2 करो। सिमिलरली ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, अगर ट्रेड रिसीवेबल आपको समझ में आ गया तो ट्रेड पेएबल भी समझ में आ जाएगा। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल से मिलके बनते हैं। यहाँ पे आप सेल की जगह अगर परचेज कर देंगे तो इस तरीके से आपके पास नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। कैसे आएगा? वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पे फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो के अंदर जो है वो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिया हुआ है। मतलब मैं आपको ये नहीं कहूंगा फिक्स असेट डिवाइड बाय टर्नओवर कर लो, नहीं, कवरेज पूछना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरीके से तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट, ये फॉर्मूला है। नेट फिक्स एसेट का मतलब है आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यहाँ पे अब ये नेट सेल बोल रहा है, ना कि कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रहे। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में से। इसमें भी चांसेस हैं, अगर 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आने हैं तो मुझे लगता है कि मैं ये सोचूंगा कि एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आएगा एक्टिविटी रेशियो में से और एक आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में से। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपके लिए आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, बहुत आसान है, जैसे कि आप अगर अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बनाते हैं अपन, तो उसी से रिलेटेड है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है अगर उसको मैं सेल से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्टली मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए मुझे जो नेट प्रॉफिट आता है उससे इसको डिवाइड कर दूंगा। करेक्ट। एक पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो समझ लेते हैं, इस बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी एक पॉइंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाते हैं तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक परचेज ये सब आता है, जैसे अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो बाय सेल अगर आपका यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और आप जब इसे ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे ट्रांसफर करते हैं तो नॉर्मली आप सारे एक्सपेंसेस एक साथ दिखा देते हैं पी&एल में, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आप यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
और बाय ऑपरेटिंग इनकम दिखाते हैं, तो यहाँ जो बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। सर इसमें ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ये नया कहाँ से आ गया? देखो नया यहाँ से आया, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो रेगुलरली बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, रेगुलरली डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब खर्चे आते हैं। सर नॉन ऑपरेटिंग में कौन से आते हैं? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, फाइनेंसिंग कॉस्ट, ये सब चीजें उसमें चली जाती हैं। ठीक है, ये अकाउंट यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन आगे और इसको चलाएंगे क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिखाना है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, और फिर अपन यहाँ दिखाएंगे टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, और फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट फिगर में। ठीक है, आपको इतनी डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, लेकिन समझने के लिए अपन ने इसको इस तरीके से देखा है। तीन फॉर्मूलाज तो आपके यहीं से बन जाते हैं, 1, 2 एंड 3। कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। देखो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी अपन ने यहाँ निकाला है डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल इनटू 100। तो आपका 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला एंड 3 फॉर्मूला तो डायरेक्टली इसी स्टेटमेंट से बन के आया है। ना ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ये है कि जो भी आपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस किए हैं, देखो ये आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल हैं। क्या ये भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ जी बिल्कुल। बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा लगा है वो काम का कैसे नहीं होगा? तो इन दोनों को ऐड कर लिया। एक चीज मैंने यहाँ नहीं लेस की है, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम, वो भी आप यहाँ लेस कर देंगे क्योंकि वो भी ऑपरेशनल में आती है, कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को कम करेगी। डिवाइड करेंगे सेल से, ठीक है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, इससे आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए और भी चीजें बताइए। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, तो वो चीज वहीं से क्लियर हो रही है। और दूसरा तरीका भी है, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा हूँ तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से आपके बुक में दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम पीछे भी सीख के आए हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का दोबारा यहाँ से भी बताया गया है। तो इन फॉर्मूलाज को प्लीज आप एक बार थोड़ा अच्छे से देख लेना। हर फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर पाना नॉट पॉसिबल। बुक के अंदर आप देख चुके हैं 100, 125, 150 क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन करते करते आप भी थक जाओगे, मैं भी करवाते करवाते थक जाऊंगा, और ना ही हमारे पास इतना टाइम है 4 मार्क्स के लिए हम इतना टाइम वेस्ट करें। ओके, ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको लेके बड़ा ही डाउट्स हैं, कंफ्यूजन हैं। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें 2 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज आएंगे। इन एमसीक्यू के लिए आप क्या कीजिए, जो लास्ट 5-7 ईयर्स के पेपर्स में जो एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है, उनको कर लीजिए। और जो बुक के पीछे दिए हुए हैं, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, उस बुक के पीछे जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनको कर लीजिए। आप मैक्सिमम देखेंगे आपके दोनों एमसीक्यू वहीं से कवर हो जाएंगे, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। रिपीटेटिवली चेंज होते हुए सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। देखो फॉर श्योर 6 मार्क के क्वेश्चन में अगर आप अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है, तो 6 नंबर तो आप नहीं ला सकते। इवन जो पर्सन कहीं ना कहीं पहले से पढ़ रहा है वो 6 नंबर लाने में सोच रहा होगा कि पता नहीं कैसे ही आएंगे। तो यहाँ 6 मार्क का जब क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आपसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी पूछने वाले हैं। तो हमारी किस्मत मान लो अच्छी है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग पूछ ली या दोनों पूछ ली, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो इसका सब सिंपल तरीका, पहले आप फॉर्मेट को समझ लो। फॉर्मेट समझ लोगे तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उस तरीके से कम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए कुछ तो करके ही आओगे। ठीक है, तो फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं, पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ करो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है कि शायद आप इसमें 6 में से 3 to 4 मार्क्स निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी जिसके लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। जो नॉर्मली आपको दिया हुआ होता है वो आफ्टर टैक्स दिया हुआ होता है। ठीक है, उसको आपको बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। समझेंगे हम आगे इसको कैसे। ऐड करेंगे हम यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग स्लैश नॉन कैश एक्सपेंसेस। हमारे कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं तो उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो कोई नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस कौन से होते हैं? देखो नॉन कैश एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि डेप्रिसिएशन है आपका, वो आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस है क्योंकि इसमें पैसा नहीं जाता। गुडविल वगैरह अगर आप राइट ऑफ करते हो तो वो आपके लिए यहाँ पे पैसा नहीं जाता। या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं आपके, वो सब यहाँ क्लियरली आ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ आ सकती हैं।
प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है, यहां देखो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं फर्स्ट के बाद जो सेकंड आएगा वो क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो क्योंकि हमारे सामने ये तीन एक्टिविटीज हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग जो है उसका मतलब क्या है, जो ये नॉन ऑपरेटिंग है उसका मतलब क्या है, जो इन्वेस्टिंग है या फिर फाइनेंसिंग है। ठीक है, जो आने तो यहाँ चाहिए थे लेकिन बाय मिस्टेक अपन ने पीएनएल में डाल दिए हैं। एक बात और जो मिस हो गई है, हम जो ये मेथड फॉलो कर रहे हैं ये इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने स्टार्ट किया ना। नॉन ऑपरेटिंग में क्या आएगा, जो यहाँ आने चाहिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, क्या हम इसे पीएनएल में दिखाते हैं, हाँ जी बिल्कुल दिखाते हैं, इसीलिए हमको यहाँ से हटा के वहां ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही इंटरेस्ट हम पे करते हैं, बिल्कुल पे करते हैं, वो भी हमारे यहाँ आ जाएगा। डिविडेंड वगैरह कुछ पेमेंट हमने किया हो वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे वापस से ऐड बैक करके यहाँ ले आओगे। करेक्ट, लेस करेंगे यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम्स, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम है तो उसे भी हम यहाँ ले आएंगे। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स ही यूज किए हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, सिमिलरली आपके साथ यहाँ आ सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आ जाएंगी। डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है, ये चीजें आप यहाँ पे क्या करोगे, लेस कर लोगे। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक जैसे रेंट रिसीव्ड हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट में कहीं इन्वेस्ट कर रखा है आपने, इन्वेस्टिंग का पैसा है, वहां आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो इसे यहाँ लेस कर लेंगे। नाउ एट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर कोई वर्किंग कैपिटल आपकी डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब करंट एसेट या तो कम हो रही है या करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसा कुछ केस हो रहा हो तो उसको आप यहाँ ऐड कर लोगे। और अगर लेस कर लेंगे, अगर मान लो कोई इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है तो वो कैसे होगा, या तो करंट एसेट बढ़ जाए या करंट लायबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ केस कर लेंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, दैट इज टैक्स पेड। अगर आपने कोई टैक्स पेमेंट किया है तो वो यहाँ लेस हो जाएगा और आपका ए पार्ट जो है वो यहाँ फिनिश हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कि जो चीजें हम इससे बनाते टाइम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपको कैश मिल जाए, बैंक मिल जाए, करंट इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएं, जो कि होंगे ही, ठीक है, इसे आप प्लीज और प्लीज आप कंसिडर नहीं करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग दिस। सर क्यों नहीं करेंगे, करेंगे पर एट द एंड करेंगे, इस टाइम पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अलग से देखने वाले हैं। प्लस एक स्पेसिफिक पॉइंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर इसका क्या करेंगे, क्योंकि आपने कहा बैंक नहीं करना है। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज अ शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज शॉर्ट टर्म लोन देखा जाता है, ना कि आप इसे जनरल तरीके से देखोगे या बैंक के तरीके से देखोगे, नहीं। शॉर्ट टर्म लोन अगर बढ़ रहा है तो लोन बढ़ा है, कम हुआ है तो कम हुआ है, पेमेंट किया है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब कैश, अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चले तो यहाँ कौन से पॉइंट्स हमारे कवर होने वाले हैं, तो हमारे यहाँ जो पॉइंट्स कवर होंगे वो हैं, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज ऑफ फिक्स एसेट कर लिया, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट्स न्यू परचेज किया आपने, तो पैसा जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, तो यहाँ पे आप इसको माइनस करने वाले हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना, ये माइनस हो रहा था, ये प्लस हो रहा था, ये माइनस हो रहा था, तो ये सब चीज़ें क्लियर है ना, ये यहाँ प्लस हो रहा था। ओके, ऐसे ही अगर आप सेल कर दो इनको तो सर उस सिचुएशन में आपका जो ये यहाँ पे माइनस होने वाला था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सेल परचेज करोगे तो सिचुएशन के अंदर आप जब वहां इन्वेस्ट करोगे तो कुछ फायदा होने के चांसेस हैं, हाँ सर, इंटरेस्ट रिसीव होने के चांसेस हैं, डिविडेंड रिसीव होने के चांसेस हैं, ठीक है, रेंट रिसीव्ड होने के चांसेस हैं। तो ये पॉइंट्स अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे, जो वहां पे अपन ने ये सब यहाँ ऐड होने वाले हैं, वहां लेस करके आए हैं अपन, जो पॉइंट वहां लेस करके आए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड होगा। तो ये आपका यहाँ पॉइंट नंबर बी खत्म हो जाएगा, लगभग इतना ही रहने वाला है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो आपने मान लो कोई इश्यू ऑफ शेयर कर दिया, ठीक है, या डिबेंचर कर दिया, तो इससे पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा सर, तो इसे आप प्लस करोगे। सिमिलरली अगर आपने इनका रिडेम्पशन कर लिया, शेयर और डिबेंचर, सर कौन सा शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम पैसा देना पड़ेगा तो माइनस होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने बैंक से लोन रेज कर लिया, ठीक है, तो रेज
फ्रॉम बैंक लोन, मान लो बैंक से आप लोन लेके आए हो तो पैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो प्लस करेंगे। और अगर रीपेमेंट कर दिया तो आप रीपेमेंट कर दो तो पैसा जाएगा, माइनस कर दिया। अब जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील करते हो तो पैसा किसी से उधार ले रहे हो एक तरीके से। जब उधार ले रहे हो या फिर मान लो कि फाइनेंसिंग करवा रहे हो शेयर्स के थ्रू, तो आपको कुछ पेमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे सर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है तो पैसा जाएगा, डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ सकता है तो पैसा जाएगा। तो यहाँ आप में ये माइनस कर रहा है, ये इस तरीके से आपका यहाँ पे सी पार्ट आ गया। नाउ लास्ट पॉइंट, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को टोटल कर दो। इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो अपन ने यहाँ पे अलग से लिखा था ना, दिस वाज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, इसकी बात हो रही थी यहाँ पे। तो आप इसको जब ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट विच वी हैव टू फॉलो। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मार्किंग कैसे निकालनी है वो सिखाऊंगा, पूरा क्वेश्चन करना नहीं सिखा रहा, पूरा मैंने फॉर्मेट आपको सिखा दिया।